वंदे मातरम। हमारा आयुर्वेद महाग्रंथ जो कि वैद्य श्री त्रिलोक चंद्र जी द्वारा लिखित है, आज एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए आज हम बात करेंगे नाड़ी परीक्षा पर। इस विषय पर वैसे तो वैद्य जी की एक अलग ही पुस्तक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया। और इस महाग्रंथ पे वैद्य जी ने जिस डिटेल में इस पर चर्चा की है, आइए हम सभी देखेंगे। नाड़ी परीक्षा एक ऐसा विषय है जिसे काफ़ी सालों से अनदेखा किया गया है। बहुत ही कम ऐसे वैद्य हैं जो कि जिन्हें इस विषय पर महारत हासिल है। ये काफ़ी रोचक विषय है कि न सिर्फ नाड़ी परीक्षा करके किस तरीके से जटिल रोगों की पहचान की जा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा विषय है। तो मेरी रुचि भी इस विषय पर काफ़ी बड़ी थी और हमारे जो बड़े भाई हैं, गुरु हैं गोविंद भाई जी, उन्हें भी इस विषय पर काफ़ी इंटरेस्ट है। और जैसे उन्होंने कुछ वीडियोस में हमें बताया भी कि उन्हें वैद्य श्री त्रिलोक चंद्र जी से इस विषय पर प्रैक्टिकल अनुभव करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि नाड़ी परीक्षा पर होने वाले इस स्वाध्याय से आपको काफ़ी मदद मिलेगी इस विषय को और भी गहन रूप से अध्ययन करने में। तो आइए चालू करते हैं। नाड़ी परीक्षा। तेल मालिश किए व्यक्ति की नाड़ी की चाल ठीक ढंग से नहीं पहचानी जाती। इसी प्रकार स्नान अथवा भोजन किए रोगी की नाड़ी का भी ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। सवेरे जागने के बाद थोड़ी देर बैठने के बाद व्यक्ति की नाड़ी देखनी चाहिए। अंगूठे के नीचे कलाई जहाँ से शुरू होती है, वहाँ एक घुंटी हड्डी सी उभरी होती है। पहली उंगली तर्जनी वहाँ रखें, उसके बाद मध्यमा, अंत में अनामिका उंगली रखें। तर्जनी के नीचे नाड़ी उछलती हो तो वात दोष, मध्यमा के नीचे पित्त व अनामिका के नीचे कफ दोष की जानकारी होती है। नाड़ी एक होते हुए भी विभिन्न दोषों के कारण अलग अलग गति वाली होती है। अब देखते हैं स्वस्थ पुरुष की नाड़ी किस प्रकार की होती है। तो झूले की तरह धीरे धीरे व पुष्ट गति से चलती है, ऐसी होती है स्वस्थ पुरुष की नाड़ी। वात दोष होने पर नाड़ी तर्जनी के नीचे सांप की तरह तिरछी चलती है। पित्त दोष में नाड़ी मेंढक, कौवे या चिड़िया की तरह जमीन पर दोनों पैर जोड़कर फुदकते हुए मध्यमा के नीचे महसूस होती है। कफ दोष में नाड़ी बतख की तरह अधिक स्थिरता से अनामिका के नीचे महसूस होती है। त्रिदोष में नाड़ी तेज या धीमी गति से तीनों अंगुलियों के नीचे महसूस होती है। सन्निपात में नाड़ी रह रहकर चलती है तथा उसकी चाल तीनों अंगुलियों के नीचे स्पष्ट मालूम पड़ती है। कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी रुक रुक कर चलती है, कभी कभी जल्दी चलकर एकदम बंद हो जाती है। ऐसी नाड़ी क्षण भर के लिए अपने स्थान को छोड़ देती है, फिर थोड़ी देर में उसी स्थान पर फड़कने लगती है। जिस व्यक्ति ने अभी मलमूत्र न त्यागा हो, ऐसे रोगी की नाड़ी ज्वर के समान चलती है। साधारण ज्वर में नाड़ी गर्म व तेज चलती है। काम ज्वर व क्रोधी की नाड़ी की गति काफ़ी तेज होती है। चिंता व भयभीत की नाड़ी क्षीण होती है। मंदाग्नि में नाड़ी क्षीण होती है। धातु क्षीणता में नाड़ी मंद व अल्प होती है, पकड़ में जल्दी नहीं आती। लेखक द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद में नाड़ी पुस्तक में नाड़ी की विभिन्न गतियों को पहचानने के तरीके दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक अलग ही पुस्तक है जिसे काफ़ी डिटेल में इस विषय पर चर्चा की गई है। तो संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जा रहा है। संदर्भ हेतु मूल पुस्तक के ही
पॉइंट संख्या यहाँ दिए गए हैं। नाड़ी भंवरे के समान चले यदि, तो नाड़ी अपने स्थान पर 2-3 बार तेजी से फड़के फिर गायब हो जाए, थोड़ी देर में फिर उसी प्रकार चले, ऐसा बार बार हो। यहाँ पर वैद्य जी, जो हम विषय आगे स्वाध्याय करने वाले हैं, उसमें वैद्य जी ने बताया कि नाड़ी की किस तरीके से गति होती है और उसे किस तरीके से पहचाना जाए। जब हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के रोग होते हैं, प्रमेह जो होते हैं, तब हमारी नाड़ी की गति किस तरीके से होती है, उस विषय पर स्वाध्याय चल रहा है। तो नाड़ी कठफोड़वा पक्षी की तरह यदि चले, जैसे कठफोड़वा पक्षी पेड़ पर तेजी तेजी से चोंच मारता रहता है, फिर रुक जाता है, फिर तेजी तेजी से मारने लगता है, इसी प्रकार नाड़ी तेजी तेजी से अंगुली को लगातार स्पर्श करती रहती है, फिर थोड़ी देर रुककर फिर तेजी तेजी से अंगुली को स्पर्श करती रहती है। मुमुर्ष, मरते हुए सर्प वाली नाड़ी। मरता हुआ सर्प बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा हिलता है, तब लगता है कि सांप जिंदा है। नाड़ी भी इसी प्रकार चलती है। ऐसा किस रोगों में होता है, इस पे डिटेल में चर्चा की गई है आयुर्वेद में नाड़ी इस पुस्तक पर। रोग शरीर के किस साइड में अधिक बढ़ा हुआ है, तो जिस तरफ नाड़ी की चाल तेज होगी उस साइड में रोग की अधिक मात्रा होगी। दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से यकृत, पित्त, आमाशय, छोटी आंत, मंदाग्नि या तीव्राग्नि, अतिसार, संग्रहणी, वमन, शूल, आमदोष, अजीर्ण आदि रोगों का पता चलता है। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली से प्लीहा, तिल्ली इत्यादि रोगों का पता चलता है। दाएं गुर्दे में पथरी, दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के नीचे से पता चलेगा। अगर बाएं गुर्दे में पथरी हो तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के नीचे से पता चलेगा। वाम गविनी के रोग, बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली से हृदय के रोग, तिल्ली, वाम गविनी के रोगों का पता चलता है। दोनों हाथों की अनामिका अंगुली से शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोग जैसे सिर, फेफड़ों के रोग, खांसी, जुकाम, दमा, क्षय, प्लूरिसी, निमोनिया व अन्न नली के रोगों का पता चलता है। यदि श्रोणि गुहा नाभि के दाईं ओर रोग होगा तो दाएं हाथ की तर्जनी के नीचे से इसका पता चलेगा। यदि श्रोणि गुहा नाभि के बाईं ओर रोग होगा तो बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के नीचे से इसका पता चलेगा। प्रमेह प्रदर के लिए तर्जनी अंगुली के नीचे जोड़े जोड़े की परीक्षा करें। प्रमेह प्रदर के लिए तर्जनी अंगुली के नीचे एक ठोकर ऊंची महसूस हो तथा दूसरी ठोकर नीची हो, या एक स्पंदन सबल व दूसरा कमजोर हो तो पुरुष में प्रमेह व स्त्री में प्रदर का रोग होगा। नाड़ी में नीचापन जितना अधिक होगा, प्रमेह प्रदर उतना ही बढ़ा हुआ होगा। घड़ी की चाल के हिसाब से नाड़ी की पहली, दूसरी व तीसरी फड़कन एक निश्चित समय ही लेगी तथा 10-12 स्पंदन तक ऐसा ही होगा। इसके बाद 2-3 स्पंदन घड़ी की चाल की तरह एक निश्चित समय पर न होकर इस प्रकार होंगे। मान ले कोई स्पंदन 2 सेकंड में पूरा हुआ, ऐसे ही पहले 10-12 स्पंदन एक निश्चित समय पर हुए। उनका ऊपर जाना व नीचे आना एक ही सतह पर रहेगा, परंतु अनियमित स्पंदनों का उठान व नीचापन एक सा न होकर ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे होगा। ये 10-12 स्पंदन जो एक निश्चित समय पर हों सम नाड़ी के स्पंदन माने जाएंगे, तथा 4-5 स्पंदन हुए हैं उनका स्पंदन क्रम निश्चित न होकर अनिश्चित रहा, इसलिए यह स्पंदन विषम नाड़ी के माने जाएंगे। विषम या अनियमित नाड़ी, नाड़ी के 2 स्पंदनों के बीच का समय घट जाए या बढ़ जाए तो इसे नाड़ी की चाल का अंतर समझें, इसे ही अनियमित या विषम नाड़ी कहेंगे। वायु सम अवस्था में है तब तर्जनी अंगुली के नीचे लगने वाले झटके एक निश्चित समय व समान ऊंचाई पर ही रहेंगे। हर एक झटका 2 सेकंड के बाद तर्जनी अंगुली के नीचे लगेगा व उसके उछाल या धरातल ऊंचाई एक सा ही होगा। वात अमान्य अवस्था में है तब तर्जनी के नीचे एक झटका जोर का तथा दूसरा हल्का होगा। यह उछाल एक निश्चित समय पर न होकर कोई झटका 2 सेकंड में तो कोई दूसरा 2.5 सेकंड में लगेगा।
वायु सम अवस्था में है। तर्जनी अंगुली के नीचे लगने वाले झटके एक निश्चित समय व समान ऊंचाई पर ही रहेंगे। हर एक झटका 2 सेकंड के बाद तर्जनी अंगुली के नीचे लगेगा व उसके उछाल का धरातल ऊंचाई एक सा ही होगा। वात अमान्य अवस्था में है तो तर्जनी के नीचे एक झटका जोर का तथा दूसरा हल्का होगा। यह उछाल एक निश्चित समय पर ना होकर कोई झटका 2 सेकंड में तो कोई दूसरा 2.5 सेकंड में लगेगा। एक की ऊंचाई ज़्यादा होगी, दूसरे की कम। मूल पुस्तक का पृष्ठ नंबर 21 देखें। वात के क्षीण होने पर तर्जनी अंगुली के नीचे लगने वाले झटकों में जान या बल नहीं होगा। इसका प्रत्येक स्फुरण धीमा होगा परंतु वह स्फुरण स्पष्ट होगा। इसी प्रकार पित्त व कफ की नाड़ी को भी पहचाने, ऐसा लेखक का कहना है। तो इस खंड को हम यही समाप्त करते हैं, इसे यहीं विराम देते हैं और नाड़ी परीक्षा पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो अगला जो हमारा अगली जो कड़ी होगी वो होगी गति के आधार पर नाड़ी की चाल। इससे किस किस तरीके के नाड़ी की गति को पहचान कर किस तरीके से हम रोगी या रुग्णा के जो भी हमारे विकार होते हैं उन सभी विकारों को किस तरीके से पहचाना जाए, इस पर हमारे वैद्य जी ने इस विषय पर काफ़ी चर्चा की है। तो ये हम आगे के वीडियोस में देखते हैं। फिलहाल यहीं विराम लेते हुए आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। वंदे मातरम।